हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हरीश पारासर आज की इस वीडियो क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूं विद्युत से संबंधित कुछ जानकारी। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, ये सारी जानकारी आप पूर्व कक्षाओं में पहले पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी कक्षा 10वीं के विज्ञान में ये जानकारी पढ़ने से पहले हम इसका एक बार पुनरावलोकन अवश्य करेंगे। विद्युत क्या होता है? आपने देखा होगा कि आज हमारे जीवन की हम कल्पना विद्युत के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। विद्युत के बिना ना हमारी टीवी चलेगी, ना हमारे मोबाइल चलेंगे, ना हमारे पंखे चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। हम एक कदम भी बिना विद्युत के एक आगे बढ़ा सकते हैं। ये इतनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें, इसकी खोज कैसे हुई, ये हमें जानना आवश्यक है। आप जानते ही होंगे कि कोई भी जो खोज होती है उसके पहले कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है। उन प्राकृतिक घटनाओं से जो इंसान होता है पहले तो उनसे डरता है, लेकिन धीरे धीरे अपने ऑब्जर्वेशन के बल के ऊपर और अपने सोच के बल के ऊपर वो इन घटनाओं के बारे की जानकारी निकालने का प्रयास करता है। एक बार जब उसे इन घटनाओं की जानकारी हासिल हो जाती है, फिर वो इस जानकारी का उपयोग अपनी लाइफ स्टाइल को परिवर्तन करने में करता है। विद्युत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। विद्युत के साथ क्या हुआ देखो। विद्युत में आपने देखा होगा कि जब भी हम ऊनी कपड़े या पॉलिस्टर के कपड़ों को अंधेरों में उतारते हैं या सामान्य लाइट में भी उतारते हैं तो हमें चट चट की ध्वनि सुनाई देती है और हमारे बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। अंधेरे में तो आप चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी देख पाते होंगे, देखिए ना। इसी के अलावा आप लोगों ने बर्थडे के ऊपर, अपने दोस्तों का बर्थडे तो मनाते ही हैं, उस बर्थडे में जो गुब्बारे होते हैं उन गुब्बारों को आपने अपने बालों से घीस कर और दीवारों पर ज़रूर चिपकाया होगा। चिपकाया कि नहीं चिपकाया? नहीं चिपकाया तो इस बार ज़रूर चिपकाइएगा। और एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने किया होगा, जब भी आप अपने सूखे बालों में कंघी करते हैं तो आपके बाल कंघी के साथ चिपक जाते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? शायद आपको पता हो, लेकिन हम इन्हीं के बारे में कुछ जानकारी आज जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं मैं कि विद्युत की शुरुआत यहीं से होती है। ये तो बड़ी छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन एक बड़ी घटना भी आपने देखी होगी, आकाशीय बिजली, जिसे हम तड़ित भी कहते हैं। देखी नहीं? ये तो बड़ी खतरनाक होती है, इंसान इनसे डरता भी था। इसके भी पीछे का जो कारण है वो यही है, जो आपके ऊनी कपड़ों से चट चट की आवाज़ आने का कारण। क्या आप जानते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं या जो भी घटनाएं मैंने बताई है, कपड़ों से चट चट की आवाज़ आना, बालों से कंघी के बालों को चिपकना और आकाशीय बिजली, इन सारी घटनाओं के पीछे एक ही कारण है। और ख़ास बात, ये कारण पता करने में वैज्ञानिकों को सैकड़ों वर्ष लग गए। क्या है ये कारण, पता है आपको? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इन घटनाओं के पीछे का कारण है विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। लेकिन ये आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं? तो आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके लिए हमें पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है ना, परमाणु, उस परमाणु की संरचना को ध्यान में लाना होगा। परमाणु संरचना आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ी ही होगी। नहीं पढ़ी हो तो एक बार कक्षा 9वीं की पुस्तक से परमाणु संरचना को अवश्य पढ़ लेना। अभी हम देखते हैं शॉर्ट में कि परमाणु संरचना कैसी होती है। परमाणु की संरचना के अनुसार परमाणु में एक बीच में एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो एक गुण होता है जिसे हम आवेश नाम देते हैं, इस प्रोटॉन के आवेश को हम धनावेश का नाम देते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे हमने ऋणावेश का नाम दिया। इन दोनों पर आवेश जो होता है वो बिल्कुल एक समान मात्रा में होता है, लेकिन यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन बहुत भारी होता है, इसलिए वो नाभिक के बीच में बैठा हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत हल्का होता है, इसलिए ये नाभिक के आसपास चक्कर लगाता रहता है
किसी भी पदार्थ का 99% भाग उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का होता है। लेकिन आवेश के मामले में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर होते हैं। प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव नाम देते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए पदार्थ वैद्युत रूप से उदासीन कहलाता है। आप सोच रहे होंगे न्यूट्रॉन का क्या सर? न्यूट्रॉन के ऊपर तो हम जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। फिर विद्युत आता कैसे है? जब हम किसी प्रकार से एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके दूसरे पदार्थ पर कर दें, यानी एक पदार्थ के थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकालें और वो दूसरे पदार्थ में चले जाएं, इससे होगा क्या? पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, यानी पहला पदार्थ कैसा हो जाएगा? वो थोड़ा सा धनावेशित हो जाएगा और दूसरे पदार्थ के ऊपर चूँकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इसलिए वो ऋण आवेशित हो जाता है। ये विद्युत का कारण होता है। इस प्रकार से जो आवेशित पदार्थ होते हैं, इन्हीं आवेशित पदार्थों को हम विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। और जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है ना, तो वो विद्युत के कई गुणों को प्रदर्शित करने लग जाता है। कई गुणों में से एक चुंबक का जो गुण होता है ना, चुंबक जो आप लोगों ने पता होगा, चुंबक आप लोगों ने देखी भी होगी, चुंबक के चुंबकीय गुण का कारण भी पदार्थ का आवेश ही है, लेकिन इसको आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल हम कुछ छोटे छोटे गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। एक गुण तो आपको पता होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश अर्थात धन और धन आवेश है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अर्थात दूर जाने लगेंगे। ऋण और ऋण आवेश वो भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना। और विपरीत आवेश जब होते हैं, विपरीत आवेश आने एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, एक धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पास आते हैं। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। आप लोगों ने प्रकृति में बलों के संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी जानते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। इस कारण ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आवेशों के प्रभाव के आधार पर हम आवेशों या विद्युत को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्थिर विद्युत और एक को हम नाम देते हैं धारा विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब कुछ आवेश एक जगह इकट्ठा होकर रखे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। अब आप बोल रहे हैं सर एक जगह आवेश इकट्ठा रखेंगे तो वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से आवेश एक जगह किसी हम इकट्ठा कर देते हैं, ये एक स्थिर विद्युत कहलाता है। स्थिर विद्युत में विद्युत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण सामने आता है जिसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ये विभव क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है, प्रभाव होता है, वो होता है धारा विद्युत। धारा विद्युत क्या होता है? जैसा कि मान धारा मतलब बहना। जब दो बिंदुओं पर एकत्र आवेश को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है तो उस तार की सहायता से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने लगते हैं। जब ये आवेश प्रवाहित होते हैं ना, तो इसे हम धारा विद्युत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिन पदार्थों में से आवेश प्रवाहित हो जाते हैं उन्हें हम सुचालक या चालक पदार्थ कहते हैं, और जिनमें से ये आवेश प्रवाहित नहीं होते उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। जितनी भी हमारी धातुएं होती है, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सारी चालक कहलाती हैं। और कुचालक पदार्थ के अंदर जैसे लकड़ी हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सारे कुचालक पदार्थ होते हैं। इनमें से होकर आवेश नहीं बहते हैं। एक बात और, ठोस चालकों में सामान्यतः जो है ऋण आवेश अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही प्रवाहित होते हैं। धन आवेश तो जैसा मैंने पहले बता ही चुका हूँ कि वो बीच में बैठे हुए रहते हैं, वहाँ से हिलते भी नहीं है। क्यों? बहुत भारी है ना, इसलिए। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है ना, ये कम विभव से
अधिक विभव की ओर होता है, जबकि जो धनावेश का प्रवाह होगा वो अधिक विभव से कम विभव की तरफ होता है। इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि ये विभव क्या बला है। विभव को जानने से पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं पानी का। आप यहाँ पर दो पात्र देख रहे होंगे, एक पात्र ए और एक पात्र बी। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस पात्र में पानी की मात्रा ज़्यादा है और किस पात्र में पानी का स्तर ज़्यादा है? बिल्कुल सही, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है चित्र से है कि जो ये आपका ए पात्र है इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, और जो ये बी पात्र है इसमें पानी की मात्रा कम है, लेकिन इसमें पानी का जो स्तर है वो ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जैसे किसी पात्र में जल का जो स्तर होता है वो जल की मात्रा के साथ साथ पात्र के आकार के ऊपर भी निर्भर करता है, उसी प्रकार किसी पदार्थ का जो विभव होता है वो आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, और आवेश की मात्रा के साथ साथ उस पदार्थ की आकृति पर भी निर्भर करता है। सीधे सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो विभव होता है ये विद्युत का स्तर होता है, विद्युत के स्तर को बताता है। किसी पदार्थ में आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा उसका विद्युत विभव उतना ही ज़्यादा होता जाता है, और जितना आवेश का मान कम होता है उतना ही उसमें विभव का मान कम होता जाता है। अब यदि हम वापस उसी स्क्रीन पर जाते हैं, ये जो हमारे दोनों ए और बी पात्र है, इन ए और बी दोनों पात्रों को हम किसी नली की सहायता से जोड़ दें, और पानी नली की सहायता से जब जोड़ देंगे तो पानी इसमें एक पात्र से दूसरे पात्र में प्रवाहित होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पानी ए से बी की तरफ जाएगा कि बी से ए की तरफ आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, अनुभव से स्पष्ट है कि पानी बी से ए की तरफ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सर ए में पानी ज़्यादा है और बी में पानी कम है, लेकिन यहाँ पर बी में पानी का स्तर ज़्यादा होने के कारण वो ए की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो पानी ज़्यादा है या कम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पानी किधर प्रवाहित होगा। पानी का स्तर कहाँ ज़्यादा है उससे ये हमें पता चलता है कि हम यदि दो पात्रों को जोड़ देंगे, उनमें पानी को प्रवाहित होने देंगे तो पानी किधर प्रवाहित होगा ये निर्भर करता है पानी के स्तर के ऊपर। ऐसे ही जिस प्रकार पानी हमेशा अधिक स्तर से निम्न स्तर की तरफ बहता है, वैसे ही आवेश हमेशा अधिक विभव वाले पदार्थ से कम विभव वाले पदार्थ की ओर प्रवाहित होते हैं। आवेश मतलब धनावेश, धनावेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होंगे, और प्रवाहित कब होंगे? जब उन्हें किसी प्रकार से एक चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं। तो ये कि विभव एक ऐसी राशि है जो आवेश के ऊपर निर्भर करती है, और हमें उससे ये पता चलता है कि जब हम दो आवेशित पदार्थों को जोड़ देंगे तो आवेश किस ओर से किस ओर प्रवाहित होंगे। है ना विभव मज़ेदार चीज़। विभव का जो मात्रक होता है ना, ये वोल्ट होता है। वोल्ट नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वोल्टेज नाम से आप परिचित भी हैं। तो विभव वोल्टेज इसका मात्रक होता है, और विभव ज़्यादा है मतलब वोल्ट ज़्यादा है, जैसा कि हम जानते ही हैं। दूसरी बात हमने यहाँ देखी थी कि आवेश, जब हम दो अलग अलग बिंदु आवेशों को या किसी भी प्रकार के आवेशित पदार्थों को किसी तार की सहायता से, चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं तो आवेश, धनावेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। जब ये आवेश प्रवाहित होते हैं ना, तो इसको हम विद्युत धारा कहते हैं, या अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या हम बोलचाल की भाषा में इसे केवल करंट ही बोलते हैं। याद आया ना करंट? कभी लगा? नहीं लगा। यदि आप सुरक्षा रखेंगे तो नहीं लगेगा, और सुरक्षा किस प्रकार से रखना है आज के लिए इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो ये भी जान पाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से किस प्रकार बचा जाता है। एक बात और मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा, दो वस्तुओं के विभव का अंतर, या जिसे हम कहें वोल्टेज का अंतर, ये जितना ज़्यादा होता है ना, आवेश भी उतनी तेज़ी से प्रवाहित होते हैं, और ये वोल्टेज का डिफरेंस जितना कम होता आवेश भी उतना धीरे 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 से प्रवाहित होंगे, है ना। आवेश प्रवाहित होंगे यानी करंट, है ना। जितना वोल्टेज का डिफरेंस ज़्यादा होता है
करंट भी उतना तेज़ी से प्रवाहित होगा, और जितना वोल्टेज का डिफरेंस कम होता है करंट भी उतना धीमे धीमे ही प्रवाहित होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज और करंट, गणितीय भाषा के रूप में हम बोलें तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, और इस नियम को हम ओम के नियम से जानते हैं, जिसे कक्षा 10वीं में आप आगे पढ़ेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो ओम का नियम है ये विद्युत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है, लेकिन इसके बारे में आप हमेशा पहले से जानते ही हैं। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है घरों में तो क्या होता है, ज़्यादा करंट बहने के कारण हमारे बल्ब जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है। क्यों भैया? क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो गया, करंट भी ज़्यादा फ्लो होने लगता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि वोल्टेज कम आता है, जब वोल्टेज कम आता है तो हमारे जो बल्ब होते हैं बड़े हल्के हल्के से जलने लगते हैं, पंखा धीरे 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 घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि विद्युत करंट, वोल्टेज कम होने के कारण करंट कम फ्लो हो रहा है, और जब करंट कम फ्लो हो रहा है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चलने लगती है। यानी कि हम ही जानते हैं कि करंट ज़्यादा तब बहता है जबकि वोल्टेज ज़्यादा, है ना। यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, और ये एक ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। अब हम पता करेंगे कि विद्युत धारा कब कब प्रवाहित होती है। जैसा कि मैंने पिछली स्क्रीन्स में आपको बताया ये कि दो बिंदुओं के बीच जब विभवांतर होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ना हो तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यदि अपन पानी के जो हमने दो पात्र लिए थे ना, दोनों पात्र में यदि लेवल सेम पे हो और यदि हम उनको जोड़ दे तो क्या पानी इधर से उधर जाएगा? क्या नहीं जाएगा, पानी वहीं के वहीं रहेगा। पानी तब तक ही प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का लेवल समान ना हो। तो ऐसे ही यदि दो बिंदुओं के ऊपर, यदि हम दो बिंदुओं पर आवेश कई सारे, किसी पे ज़्यादा हो चाहे किसी पे कम हो, लेकिन यदि दोनों के बीच में दोनों बिंदुओं का विभव समान है और यदि हम उसको किसी चालक तार से जोड़ भी दें, किसी भी प्रकार से जोड़ भी दें, तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसे ध्यान से सुनिएगा। दो बिंदुओं के बीच अंतर होने पर ही और अंतर होने के बाद, सिर्फ अंतर होने से धारा प्रवाहित नहीं होगी। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर है और उनको हमने किसी चालक तार से जोड़ दिया, किसी भी चालक पदार्थ से, तार के बजाय कोई भी चालक पदार्थ हो सकता है, वो हम भी हो सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर भी चालक होता है, हमारे शरीर में से भी आवेश प्रवाहित हो सकते हैं। तो जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है और उनको हम किसी चालक पदार्थ से जोड़ देते हैं तो आवेश जो है प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि विभवांतर जितना ज़्यादा होता है उतना ही करंट भी ज़्यादा बहता है। तो आपने एक घटना देखी होगी, चिड़िया विद्युत के नंगे तार पर बैठी हुई होती है लेकिन उसको करंट लगता नहीं है, और कभी आपका हाथ जरा सा भी छू जाए तो एक जोर का झटका लगता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? यदि मैंने अभी जो आपको बताया है उसको आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और छोटी सी देना चाहूँगा, जिसे आगे की स्लाइड में शायद आएगी, कि अभी हमने विभव की बात करी थी। विभव को मापने के लिए जो हम पैमाना बनाते हैं ना, उसमें हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हैं। पृथ्वी भी एक चालक गोला है, इस पर भी बहुत सारा आवेश है, लेकिन इसके जो भी विभव है उसको हमने ज़ीरो लेवल पे मान लिया, इसको स्केल की स्टार्टिंग कर दी और ज़ीरो मान लिया। जिस किसी भी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से ज़्यादा होता है उसको हम धनात्मक विभव पर मानते हैं, और किसी का विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है तो उसको हम ऋणात्मक विभव पर मानते हैं। किसी ज़्यादा विभव वाली वस्तु को यदि हम पृथ्वी के कांटेक्ट में आएगा तो धनावेश उस वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होंगे, और किसी ऋण विभव वाली वस्तु को हम पृथ्वी के संपर्क में आएगी तो धनावेश पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होने लगेंगे। इस प्रकार से, और यदि किसी वस्तु जो उसका विभव पृथ्वी के विभव के बराबर है उसे हम पृथ्वी के संपर्क में कर देंगे, तब जो है कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। वापस से मैं इस स्लाइड के ऊपर ही आता हूँ कि जैसे ही
हम किसी तार को छूते हैं तो तार में जो विद्युत हमें घरों में प्राप्त होती है विद्युत बोर्ड के द्वारा, वो 220 वोल्ट के ऊपर आती है। 220 वोल्ट का मतलब होता है कि उसका विभव 220 है, और एक न्यूट्रल तार होता है जिसे हम पृथ्वीकृत भी कह सकते हैं, उसका विभव 0 होता है। यानी पृथ्वी के विभव और उस तार के विभव में 220 वोल्टेज का विभवांतर होता है। ये बहुत अधिक होता है। जैसे ही आप तार को छूते हैं तो तार और पृथ्वी के मध्य एक परिपथ पूरा हो जाता है, आप उसका कांटेक्ट पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार तार से होकर आवेश जो है पृथ्वी में बहने लगते हैं, और जब ये आवेश हमारे शरीर में से होकर बहने लगते हैं तो हमें शॉक लगता है। और जो चिड़िया होती है ना, वो चिड़िया तो एक ही तार पे बैठती है, वो कोई पृथ्वी के संपर्क में तो होती नहीं है, तब उसके जो दोनों पार हैं वो एक ही तार के ऊपर हैं। अब तार के इस बिंदु का विभव भी 220 वोल्ट है, तार के इस बिंदु का विभव भी 220 है, और ये उसके दोनों पैर हैं, ये दोनों पैर है। दोनों पैर के बीच पहले पैर पे भी विभव 220, दूसरे पैर पर भी विभव 220, तो कोई दोनों बिंदुओं पर विभवांतर तो है नहीं, तो चिड़िया में से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि हम भी कुछ हमारे पैरों में रबर के या प्लास्टिक के जूते पहन के रखें, तब हमारा संपर्क पृथ्वी से नहीं होता है, और चाहे हम विद्युत के तार को हाथ लगा दें तो भी हमारे शरीर में से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए शॉक से बचने के लिए हमेशा हम यदि विद्युत का कोई कार्य किया जाता है तो पूर्ण सावधानी के साथ लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होकर या रबर के जूते पहनकर और रबर के दस्ताने पहनकर किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार का कोई भी काम स्वयं ना करें, बिना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के आप विद्युत से संबंधित कार्य ना करें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की आपकी धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी और कब प्रवाहित होगी, और आप जानते भी हैं कि विद्युत में धारा तब प्रवाहित हो जितनी अधिक तब प्रवाहित होगी जबकि विभवांतर बहुत ही अधिक होगा। तो आप लोगों ने अब आप ये जानना चाहेंगे कि तड़ित के समय विद्युत कैसे प्रवाहित होती है। बादलों में आवेश होता है, बादलों में आवेश कहाँ से आता है, तो बादलों में आवेश घर्षण के कारण आता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि बादलों में घर्षण के कारण बहुत सारा आवेश इकट्ठा हो जाता है। अब जब आवेश बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, जबकि बादल और पृथ्वी के बीच कोई तार लगा हुआ है, ना हम खड़े हुए हैं, ना कोई हमने एक बड़ा सा तार एक छड़ लगा रखी है कि हम बादल तक उस छड़ को ले जाएं और उससे सारा आवेश पृथ्वी के अंदर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बादलों से आवेश कैसे प्रवाहित होता है, इसके लिए वायु ही कभी कभी वायु के द्वारा भी आवेश प्रवाहित होने लग जाते हैं। लेकिन ये कब होंगे, ये तब होंगे जब विभवांतर बहुत 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 अधिक हो जाए, लाखों वोल्ट का विभवांतर होता है, तब लाखों करोड़ों वोल्ट का विभवांतर होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है कि वायु का जो ये विद्युत अवरोध है वो टूट जाता है और वायु आयनित हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आयनों के माध्यम से सारा आवेश पृथ्वी में बहुत ही कम समय में समा जाता है, और इतनी अधिक तेज़ी से ये घटना होती है कि हमें बहुत ही तेज चमक और एक आवाज़ सुनाई देती है। इसका छोटा रूप आप लोगों ने बाइक के स्पार्क प्लग में देखा होगा। बाइक का स्पार्क प्लग आप लोगों ने देखा है ना, जहाँ वो इंजन में लगा हुआ होता है और कभी कभी कुछ इसमें कचरा वगैरह आ जाता है तो मैकेनिक उसे निकाल कर साफ़ कर देता है और वापस लगा देता है। तो बाइक का जो 2 पॉइंट्स होते हैं, वो 2 पॉइंट्स के बीच में भी एक इतना विभवांतर हम उत्पन्न कर देते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की वायु से होकर जो है एक स्पार्क के रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती। तो वो स्पार्क प्लग के इतनी सी जगह में जो वो विद्युत धारा प्रवाहित होती ना एक स्पार्क के रूप में, ऐसा ही स्पार्क बादल और पृथ्वी के बीच में होता है। तो आप जान गए होंगे कि बादल से आवेश कैसे नीचे आता है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि पृथ्वी के विभव को हम शून्य मानते हैं
और पृथ्वी से जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसे हम धनात्मक विभव पर मानते हैं, और जिसका विभव कम होता है उसे हम ऋणात्मक विभव पर मानते हैं। ये कोई पदार्थ आवेशित कैसे हो जाता है, जो सबसे शुरुआत में हमने जो 2-3 घटनाएं देखी थी, तड़ित से संबंधित या हमारे कपड़ों से संबंधित, ऊनी कपड़ों से संबंधित या बालों से संबंधित, इन सब में आवेशित होने का कारण क्या है? इन सब के जो आवेशित होने का कारण है ना, उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण के कारण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। और जब एक पदार्थ से, मान लीजिए कि हमारे जो ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े जब हमारे शरीर से घर्षण होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से आकर जो है इसमें आ जाते हैं, ऊनी कपड़ों में आ जाते हैं, और हमारे शरीर में जो अब धनावेश हमारे शरीर में भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, वो आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऊनी कपड़ों पर आ जाते हैं, वो धीरे धीरे बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, और जब कभी हमारा संपर्क उन आवेशों से होता है तो वे आवेश, सारे के सारे आवेश हमारे शरीर के द्वारा पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाते हैं। ये घटना बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए यहाँ पर भी हमें चट चट की आवाज़ आती है, और आप इसमें कभी कभी चिंगारी भी देख सकते हैं। आपका ये प्रश्न भी हो सकता है कि ये जो आवेश है, जब हमने कपड़े पहन रखे, जब हमारे कपड़ों के आवेश पृथ्वी में क्यों नहीं समाये? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो ऊनी कपड़े होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इसके ऊपर आवेश एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही हम कभी तो हमारे शरीर में जाते होंगे, लेकिन कभी कभी ये आवेश इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि हमारे संपर्क में आने से ये सारे के सारे एक साथ तेज़ी से पृथ्वी के अंदर समाहित होने लगते हैं और इस प्रकार की ध्वनि करते हैं। बैलून्स को दीवार पर चिपकाना, अपने बालों से घिसना और दीवार पर चिपकाना, उसके पीछे भी यही कारण है। जैसे हम उनको हमारे बालों से घिसते हैं तो क्या होता है कि कुछ ये बैलून आवेशित हो जाता है, और इस आवेशित होने के कारण जैसे हम दीवार के पास ले जाते हैं, ये दीवार के कणों को भी विपरीत प्रकार से आवेशित कर देता है और ये दीवार पर चिपक जाते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनके पीछे का कारण विद्युत होता है। और जब वैज्ञानिकों ने इस विद्युत के बारे में जान लिया, तब उन्होंने कुछ ऐसी प्रक्रिया करी कि हम ये विद्युत धारा को कंटिन्यूअस लगातार प्रवाहित करते रहें। और ऐसे लगातार प्रवाहित करने के लिए हमें ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है जो लगातार विभवांतर को बनाए रखे, और ऐसे पदार्थों को हम विद्युत सेल कहते हैं। सेल ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कंटिन्यूअस बनाए रखते हैं, और इसके द्वारा हम जो है कंटिन्यूअस लगातार विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी घर्षण विद्युत के द्वारा जो उत्पन्न धारा होती है उससे हम कंटिन्यूअस धारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम विद्युत धारा को प्रवाहित करना सीख लिया जब इंसानों ने, तो हम उसके प्रभाव के बारे में भी अध्ययन किया ताकि वो उनका उपयोग कर सके। तो विद्युत धारा का एक महत्वपूर्ण प्रभाव तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, वो होता है ऊष्मा उत्पन्न होना। जब भी कोई उपयोग में हम कोई उपकरण लाते हैं तो तार जो है उसका गर्म हो जाता है, वो उपकरण स्वयं भी गर्म हो जाता है। ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। दूसरा एक पदार्थ विद्युत धारा का एक प्रभाव है जो आप सीधे तो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी प्रक्रिया के द्वारा उसको जो है जान सकते हैं। वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही क्षेत्र जैसा किसी चुंबक के आसपास उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के इसी गुण के आधार पर हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। कक्षा 8वीं में आप लोगों ने विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ा ही होगा। ये विद्युत धारा, जैसे जैसे इन विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। हम जितनी अधिक धारा प्रवाहित करेंगे, जितनी प्रबल धारा प्रवाहित करेंगे, ये उतने ही प्रबल चुंबक बन जाते हैं। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है विद्युत धारा के, जिनका कि बहुत ही अधिक महत्व है। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसी के आधार पर जो पंखे होते हैं, विद्युत मोटर होती है, इवन आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र होते हैं, सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही काम करते हैं। इनके बारे में
ये कैसे काम करते हैं ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। विद्युत मोटर के बारे में तो आप कक्षा 10वीं में ही पढ़ लेंगे कि विद्युत मोटर किस प्रकार से काम करती है, लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो विद्युत मोटर्स होती है वो सारी की सारी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो? आज जो मैंने आपको जानकारी दी निश्चित ही आप लोगों को पहले से पता होगी ना? बिल्कुल पता थी, और यदि नहीं पता थी तो इसके बारे में एक बार और आप वीडियो देखें और इस जानकारी को अच्छे से याद रखें और समझें। तो आपने आज क्या क्या जान लिया? रिवाइज करवाया, आवेशों के बारे में रिवाइज करवाया, आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बारे में रिवाइज करवाया, विद्युत धारा के बारे में रिवाइज करवाया। और भी आप इसके बारे में जानना चाहें तो आप अपनी कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय के अध्याय 15 का अवलोकन अवश्य करें। अध्याय कक्षा 7वीं में भी विद्युत के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। तो कक्षा 7वीं 8वीं की विज्ञान की किताबें आप अपने छोटे भाई बहन, पड़ोसी, इनसे किसी से भी लेकर आएँ और उसे पढ़ने का प्रयास करें और इन जानकारी को और अधिक पुष्ट करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।